नमस्कार। चलिए आज हिंदी साहित्य के एक ऐसे कथा शिल्पी के संसार में चलते हैं जिनकी कलम में वाकई जादू था, निर्मल वर्मा। और ये बात उनकी लेखनी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। वो शब्दों से एक ऐसा झिलमिलाता हुआ संसार रचते थे जहां जिंदगी की हकीकत और इंसानी किस्मत के जो गहरे सवाल हैं ना, वो एक दूसरे से आके मिल जाते हैं। तो आज हम निर्मल वर्मा के साहित्यिक संसार के कई खास पहलुओं पर नजर डालेंगे। शुरुआत करेंगे उनके एक छोटे से परिचय से, फिर समझेंगे कि स्मृति, यथार्थ और कल्पना पर उनके क्या विचार थे। इसके बाद देखेंगे कि एक लेखक का दायित्व क्या होता है, विचारधारा से उनका मोहभंग क्यों हुआ, और आखिर में संस्कृतियों के संवाद पर उनका क्या चिंतन था। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं निर्मल वर्मा के एक परिचय से। 3 अप्रैल 1929 को शिमला में जन्मे निर्मल वर्मा की रचनाओं में ना अक्सर उनके बचपन के शहर की झलक मिलती है। परिंदे, लाल टीन की छत, वे दिन और अंतिम अरण्य जैसी उनकी जो रचनाएं हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई ऊंचाई दी। उन्हें भारत के सबसे बड़े साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और सबसे खास बात यह है कि उनका पूरा साहित्य असल में यथार्थ, स्मृति और कल्पना के नाजुक धागों से बुना एक खूबसूरत काव्यात्मक संसार है। अच्छा, अब आते हैं उनके लेखन के सबसे गहरे हिस्से पर, उनकी फिलॉसफी पर, जहां वो असलियत को लेकर हमारी आम समझ को एक तरह से चुनौती देते हैं। निर्मल वर्मा एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत गहरा सवाल उठाते हैं, हमारा जीवन अधूरा क्यों है। और ये सवाल उनकी पूरी सोच का आप कह सकते हैं कि केंद्र है। देखिए, उनके लिए हमारी जिंदगी सिर्फ वो नहीं है जो हम जीते हैं, मतलब हमारी रोज की भाग दौड़, बल्कि हमारे सपने, हमारे आदर्श, हमारी यादें, ये सब भी उतना ही बड़ा सच है। वो मानते थे कि जिसे हम कल्पना का यथार्थ कहते हैं ना, वो हमारे होने का, हमारे वजूद का एक अटूट और उतना ही सच्चा हिस्सा है। और इस बात को समझाने के लिए वो एक बड़ा कमाल का उदाहरण देते हैं। सोचिए, जब कोई 15 मिनट तक बस का इंतजार करता है तो उस छोटे से वक्त में वो अपने मन में न जाने कितनी दुनियाओं का सफर कराता है। बस यही तो साहित्य का जादू है। ये स्मृति, कल्पना और हकीकत के बीच की दीवारों को गिरा देता है। और इसी खोज को वो अध्यात्म का नाम देते थे। पर उनके लिए ये अध्यात्म धर्म वाला अध्यात्म नहीं था। नहीं, ये तो एक इंसान की अपने ही अस्तित्व के सच को खोजने की यात्रा थी, जिसमें उसका भटकना, उसकी गलतियां और उसके धोखे सब कुछ शामिल हैं। अब भाषा की बात करते हैं। निर्मल वर्मा के लिए एक लेखक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या थी? चलिए, इस पर उनके गहरे विचारों को देखते हैं। निर्मल वर्मा मानते थे कि एक लेखक का पहला काम, सबसे पहला कर्तव्य है शब्दों पर जमी उस गर्द और मैल को साफ करना। कौन सी मैल? वो मैल जो राजनीति में, बाजार में और रोजमर्रा के स्वार्थों में इस्तेमाल होने से उन पर जम जाती है। मतलब इसे ऐसे समझिए, नेताओं के लिए, व्यापारियों के लिए भाषा क्या है? एक साधन है, एक टूल है, अपना काम निकालने का जरिया। लेकिन एक लेखक के लिए नहीं, उसके लिए भाषा सिर्फ साधन नहीं बल्कि साध्य है। उसे शब्दों की अपनी गरिमा, अपनी पवित्रता को समझना ही होगा, तभी वो सच रच सकता है। और इसी बात पर उनका एक बड़ा मशहूर कोट है, अगर एक बढ़ई को लकड़ी की जांच करनी नहीं आती तो वो कभी अच्छी मेज नहीं बनाएगा। बिल्कुल इसी तरह एक लेखक की जो नैतिक जिम्मेदारी है ना, वो भाषा के साथ उसके रिश्ते में साफ साफ झलकती है। अब कहानी में एक मोड़ आता है। हम बात करेंगे उनकी जिंदगी के उस दौर की, उस बौद्धिक और राजनैतिक सफर की जिसने उनकी पूरी सोच को एक तरह से बदल कर रख दिया। तो हुआ ये कि अपनी शुरुआत में निर्मल वर्मा एक पक्के कम्युनिस्ट लेखक थे। क्यों? क्योंकि वो कम्युनिज्म के जो ऊंचे ऊंचे आदर्श थे ना, बराबरी, इंसाफ, आज़ादी, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। वो 1959 से 1968 तक चेकोस्लोवाकिया में रहे और वहीं उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे सोवियत संघ ने पहले हंगरी और फिर चेकोस्लोवाकिया पर हमला किया, कैसे आज़ादी को कुचला गया। और बस यहीं से उनका मोहभंग शुरू हो गया। और उन्होंने इन दोनों तानाशाही के बीच एक बहुत गहरा फर्क बताया। वो कहते थे कि फाशीवाद का जुल्म तो नंगा होता है, वो सबको साफ साफ दिखता है, लेकिन कम्युनिज्म का जुल्म, वो तो खूबसूरत आदर्शों के नकाब के पीछे छिपा होता है और इसी वजह से हम उसे सालों तक पहचान ही नहीं पाते। तो विचारधारा से आगे बढ़कर अब हम बात करते हैं संस्कृतियों की, कल्चर की। अलग अलग संस्कृतियों के बीच संवाद पर निर्मल वर्मा क्या सोचते थे? वो इसे एक पियानो की तरह समझाते थे। कहते थे, हमारे अंदर ना बहुत से सुर होते हैं जो सोए रहते हैं, चुप रहते हैं, और जब तक कोई दूसरी संस्कृति, कोई दूसरा कल्चर आकर उन्हें अपने स्पर्श से छूता नहीं है, वो सुर जागते ही नहीं, वो अनुभव के स्तर तक आ ही नहीं पाते।
हिंदुत्व पर भी उनके विचार बड़े दिलचस्प और गहरे थे। उनका कहना था कि देखिए, पॉलिटिकल हिंदुत्व का विरोध करने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी पुरानी कहानियों को, अपने मिथकों को फेंक दें, जैसे गणेश, शिव, हनुमान की कथाएं। वो कहते थे कि ये तो हमारी चेतना का, हमारी सोच का खजाना है। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद, स्मृति, कल्पना, भाषा, विचारधारा, हम एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। तो फिर कला का, आर्ट का मकसद क्या है? निर्मल वर्मा के लिए इसका जवाब एक शब्द में था, संपूर्ति। यानी एक तरह का पूरापन, एक कंप्लीटनेस का एहसास। कला का काम है हमारे टूटे फूटे अधूरे जीवन को ये एहसास देना। और वो खुद इसे इतने खूबसूरत शब्दों में बयां करते हैं। किसी महान रचना को पढ़ते हुए हमें ये दुर्लभ अनुभव होता है कि हाँ, ये संभावना जो मेरे भीतर अधूरी पड़ी हुई थी, इस कविता या उपन्यास के माध्यम से मैं संपूर्ति के एक चरम अनुभव को स्पर्श कर पा रहा हूँ। और शायद कला का इससे बड़ा कोई तोहफा हो भी नहीं सकता। जब हम निर्मल वर्मा का नाम लेते हैं तो जहन में आधुनिक भारतीय साहित्य का एक बहुत बड़ा चेहरा उभरता है। पर उनके काम को सच में समझने के लिए हमें उनकी जिंदगी और कला को गढ़ने वाले कुछ दिलचस्प विरोधाभासों को, पैराडॉक्सेस को समझना होगा। तो चलिए आज हम मिलकर इन्हीं विरोधाभासों की दुनिया में उतरते हैं। देखिए, इन्हीं चंद शब्दों में वर्मा के विचारों का सार छिपा है। और यही वो पैराडॉक्स है जो उनके पूरे लिटरेरी वर्ल्ड में हर जगह मिलेगा। अकेलेपन और साथ होने के बीच का वो एक अजीब सा तनाव। तो शुरू करते हैं पहले विरोधाभास से। वर्मा को अक्सर अकेलेपन का कवि कहा जाता था, लेकिन उनके लिए इस अकेलेपन का मतलब क्या था? क्या ये बस उदासी थी या कुछ और गहरा था? हाँ, ये बात सच है कि उन्होंने खुद भी माना था कि अकेलापन और अलगाव उनके काम के सेंट्रल थीम्स थे। तो पत्रकार वो उन्हें अक्सर उदासी के लेखक जैसे लेबल दे देते थे। पर वर्मा के लिए ये सब बहुत सतही बातें थीं। उनके लिए अकेलापन मतलब कोई किताबी फलसफा नहीं था। नहीं, वो तो इंसानी जिंदगी की असली सच्चाइयों में गड़ा हुआ एक गहरा एहसास था। और इसी अकेलेपन से जुड़ा है एक और गहरा पैराडॉक्स। वो मानते थे, या कहिए कि उन्हें महसूस होता था कि आज के इस दौर में जहां इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना कनेक्शन है, फिर भी एक सच्चा, दिल से किया गया संवाद वो आसान नहीं बल्कि और भी मुश्किल हो गया है। इस बात को समझने के लिए वो अक्सर एक कहानी का जिक्र करते थे। ये कहानी थी कैथरीन मैन्सफील्ड की, माँ पार्कर की कहानी। एक ऐसी नौकरानी जिसका बेटा मर गया है और वो बस रोने के लिए एक अकेला, निजी कोना ढूंढ रही हैं, बेतहाशा। लेकिन उसे कोई जगह नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि लोग हमेशा देख रहे होते हैं। ये छोटी सी कहानी उनके विश्वास को इतनी खूबसूरती से बयां करती है कि हम सबको, हर इंसान को एक ऐसा प्राइवेट कोना चाहिए, एक महफूज जगह जहां वो दुनिया की नज़रों से बचकर बस खुद के साथ रह सके, अपने असली कमज़ोर रूप में। तो ये तो हुई अकेलेपन की बात। अब आते हैं दूसरे विरोधाभास पर, स्थान का विरोधाभास। ये थोड़ा अजीब लगता है ना, कि एक इंसान जो यादों से, जगहों से इतनी गहराई से जुड़ा हो, वो खुद को एक जगह का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नागरिक कैसे महसूस कर सकता है? उनकी जिंदगी को देखें तो वो हमेशा एक सफर में रहे। जन्म हुआ 1929 में शिमला में, जो तब ब्रिटिश राज की समर कैपिटल हुआ करती थी। फिर 1959 में वो प्राग, चेकोस्लोवाकिया चले गए और कई साल वहीं रहे। तो सोचिए, हिमालय के पहाड़ों से लेकर यूरोप के बीचों बीच इस सफर ने दुनिया को देखने का उनका नजरिया ही बदल दिया होगा। और फिर भारत वापसी हुई और 1999 में उन्हें मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान। 2005 में दिल्ली में उनका निधन हुआ। मतलब एक जिंदगी जो हमेशा चलती रही। और इसी बारे में उन्होंने एक बड़ी हैरान करने वाली बात कही थी। ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना, कि कोई कहे कि उसे घर की याद नहीं आती। पर यह दिखाता है कि उनकी पहचान, उनकी जड़ें किसी शहर या देश की जमीन में नहीं थी, बल्कि उनकी अपनी भीतरी दुनिया में बहुत गहरी बसी हुई थीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दुनिया से कटे हुए थे या उन्हें कोई परवाह नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो दुनिया से जुड़ने का उनका अपना तरीका था, अपनी शर्तों पर। वो अपने लेखन के जरिए, अपनी कला के जरिए लोगों तक, दुनिया तक पहुंच रहे थे। और ये सब बातें ये हमें उनके सबसे गहरे और शायद सबसे रैडिकल विचार तक ले जाती हैं, और वो है यथार्थ का विरोधाभास, यानी रियलिटी आखिर है क्या। देखिए, उनका एक सेंट्रल आइडिया था,
जिसे वो कहते थे आंतरिक यथार्थ, इनर रियलिटी। इसका मतलब ये है कि हमारी जो भीतरी दुनिया है, हमारी यादें, हमारे सपने, हमारे दिमाग में आते जाते ख्याल, ये जो उथल-पुथल भरी दुनिया है, ये बाहर की सजी सजाई स्ट्रक्चर्ड दुनिया से कई ज़्यादा असली है, कई ज़्यादा प्रामाणिक। तो सोचिए, हमारे दिमाग में कितनी चीजें एक साथ चलती हैं, यादें, भावनाएं, सब कुछ कितना बिखरा हुआ होता है, कोई पैटर्न नहीं होता। वर्मा के लिए लेखन इसी बिखराव को एक सेंटर देने का काम करता था, एक ऐसा शांत कोना जहां से आप इस पूरी उथल-पुथल को देख सकें, समझ सकें और उसे एक शक्ल दे सके। तो अब सवाल ये है कि इस भीतरी यथार्थ को कागज पर कैसे उतारा जाए। इसके लिए वर्मा ने अपनी एक बिल्कुल अलग, एक खास स्टाइल बनाई। जैसे उनकी कहानियों के अंत अक्सर खुले होते हैं, ओपन एंडिंग्स। वो मौन की भाषा का इस्तेमाल करते थे, मतलब जो नहीं कहा गया है वो शायद कहे गए से भी ज्यादा जरूरी है। उनकी कहानियों में सिंबल्स होते हैं, पोइट्री जैसा गद्य होता है, और डायलॉग से ज्यादा कहानी का माहौल, उसका मूड, किरदारों की साइकोलॉजी, वो कहानी को आगे बढ़ाती है। अब आते हैं एक और शायद थोड़े दुखद विरोधाभास पर, पहचान का विरोधाभास। सवाल ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भाषा का सबसे बड़ा लेखक दूसरी भाषाओं की दुनिया में लगभग अनजान रह जाए? अगर हम देखें तो निर्मल वर्मा हिंदी में लिखते थे, वो ज्ञानपीठ अवार्ड विनर है, भारत के सबसे सम्मानित लेखकों में से एक। वहीं दूसरी तरफ उनके ही समय के जो भारतीय लेखक अंग्रेजी में लिख रहे थे, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। वो पश्चिम में घर घर में जाने जाते हैं। ये जो अंतर है, ये साफ दिखता है। ये बात गौर करने वाली है कि वर्मा खुद इस बात को लेकर कोई कड़वाहट नहीं रखते थे। उनके लिए ये कोई पर्सनल शिकायत नहीं थी कि मुझे पहचान क्यों नहीं मिली। नहीं, वो इसे एक बड़े सामाजिक सवाल की तरह देखते थे, भाषा की बाधा का सवाल और कहीं ना कहीं अंग्रेजी भाषा के ग्लोबल दबदबे का सवाल। तो अब इन सारे विरोधाभासों को एक साथ देखें, अकेलापन और जुड़ाव, घर और दुनिया, अंदर की रियलिटी और बाहर की रियलिटी। सवाल ये है कि वर्मा इन सबको जोड़ते कैसे थे, इन सब के बीच का पुल क्या था? और जवाब उनके लिए सिर्फ एक था, लेखन। उनके लिए हर कहानी, हर नॉवेल एक कोशिश थी, एक नया पुल बनाने की कोशिश। किसके बीच? उनके अपने स्व और इस पूरी दुनिया के बीच, उनके अकेलेपन और दुनिया के साझा अनुभव के बीच। तो अगर हम उनकी पूरी सोच को एक लाइन में कहें तो वो ये है, उनके लिए कला, आर्ट अधूरे को पूरा करती है। हमारी जिंदगी जो इतनी बिखरी हुई है, इतनी अधूरी है, कला उसे एक तरह की संपूर्णता देती है, एक तरह से उसे मुकम्मल करती है। और आखिर में निर्मल वर्मा का काम हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जो शायद आज इस डिजिटल दुनिया में पहले से कई ज्यादा जरूरी हो गया है, कि इस लगातार कनेक्शन की दुनिया में जहां हम हमेशा ऑनलाइन हैं, हमेशा दूसरों से जुड़े हैं, क्या हमने वो अपना निजी कोना, वो प्राइवेट कॉर्नर कहीं खो दिया है? वो कोना जहां हम असल में खुद से मिल सकते थे, खुद को पा सकते थे। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के एक ऐसे लेखक और विचारक की जिनके विचार आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं, निर्मल वर्मा। देखिए, वर्मा जी को सिर्फ एक कहानीकार कहना उनके साथ पूरी तरह से न्याय नहीं होगा। वो एक ऐसे चिंतक थे जो अपने दौर के सबसे बड़े, सबसे मुश्किल सवालों से टकराते थे। तो चलिए सीधे उस एक सवाल पर आते हैं जो निर्मल वर्मा के पूरे लेखन की, कह सकते हैं, धुरी था। सवाल यह है कि एक लेखक की, एक राइटर की असली जिम्मेदारी होती क्या है, समाज के लिए और खासकर अपनी भाषा के लिए। तो निर्मल वर्मा की सोच को समझने के लिए हम आज 5 खास पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले लेखक और भाषा के सच की बात होगी। फिर देखेंगे कि साम्यवाद को लेकर उनका नजरिया कैसे बदला। इसके बाद हिंदी समाज के सांस्कृतिक संकट पर उनके विचार जानेंगे। फिर भारत और यूरोप के संवाद पर बात होगी और आखिर में संस्कृति की गहरी जड़ों पर उनकी चिंतन को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाषा के सत्य की। निर्मल वर्मा के लिए भाषा सिर्फ शब्द नहीं थी, ये एक लेखक का सबसे पवित्र, सबसे जरूरी कर्तव्य था। देखिए, वर्मा भाषा को देखने के 2 तरीके बताते हैं। एक तरफ है नेता और व्यापारी, उनके लिए भाषा क्या है? एक टूल है, एक औजार जिससे वो अपना काम निकालते हैं, अपना मतलब साधते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक सच्चा लेखक खड़ा है और उसके लिए भाषा कोई टूल नहीं है, वो तो खुद ही मंजिल है।
मतलब लेखक का काम है भाषा की अपनी गरिमा को, उसकी सच्चाई को बचाए रखना। वर्मा जी का एक बहुत ही खूबसूरत कोट है। वो कहते हैं, एक लेखक भाषा पर जमा हुई गर्द और मैल को पोंछता है। सोचिए जरा इस बात को, जब रोजमर्रा की जिंदगी में अपने फायदे के लिए शब्दों का इस्तेमाल होता है तो वो घिस जाते हैं, मैले हो जाते हैं, अपना असली मतलब खो देते हैं। वर्मा कहते हैं कि लेखक का काम है उसी मैल को साफ करना और शब्दों को उनकी खोई हुई पवित्रता वापस दिलाना। भाषा को लेकर ये जो इतनी गहरी सोच थी ना, यही सोच उनके राजनीतिक विचारों में भी दिखती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है साम्यवाद के साथ उनका अनुभव। ये उनकी जिंदगी का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने सब कुछ, उनकी पूरी सोच को बदल कर रख दिया। तो हुआ ये कि अपने करियर की शुरुआत में निर्मल वर्मा एक पक्के कम्युनिस्ट लेखक थे, पूरी तरह से समर्पित। लेकिन फिर वो चेकोस्लोवाकिया में रहने गए और वहां उन्हें साम्यवाद का असली चेहरा देखा, बहुत करीब से। बस यहीं से उनका मोह भंग शुरू हुआ और 1956 में जब सोवियत यूनियन ने हंगरी पर हमला कर दिया तो उनका जो बचा खुचा विश्वास था वो भी टूट गया। इसके बाद वो हर तरह की तानाशाही के सबसे मुखर आलोचकों में से एक बन गए। पर एक सवाल मन में आता है ना, कि आखिर साम्यवाद में ऐसा क्या था जो इतने सारे बुद्धिजीवियों को अपनी तरफ खींच रहा था? जवाब सीधा है, क्योंकि ये बात करता था बराबरी की, इंसाफ की, आज़ादी की। ये शोषितों की आवाज़ बनने का वादा करता था। अब बताइए, इतने खूबसूरत आदर्शों से कौन प्रभावित नहीं होगा? और यहीं पर निर्मल वर्मा का सबसे तीखा तर्क सामने आता है। वो कहते हैं, कम्युनिज्म के चेहरे को हम बहुत वर्षों तक नहीं पहचान पाते, क्योंकि उसके पीछे बहुत ही सुंदर आदर्शों और उदात्त भावनाओं का नकाब पड़ा रहता है। मतलब फासीवाद की क्रूरता तो खुली होती है, वो सामने से हमला करता है, उसे पहचानना आसान है। लेकिन कम्युनिज्म की क्रूरता, वो तो इन सुंदर आदर्शों के नकाब के पीछे छिपी होती है। और यही चीज उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है, क्योंकि इस नकाब के पीछे सच क्या है और झूठ क्या है, इसका फर्क करना ही मुश्किल हो जाता है। चलिए, अब एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जिस पर निर्मल वर्मा ने बहुत गहराई से और बहुत ही ओरिजिनल तरीके से सोचा, और वो मुद्दा है हिंदी समाज का सांस्कृतिक संकट। ये बात सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन वर्मा जी हमें एक बहुत जरूरी तथ्य याद दिलाते हैं। वो ये कि हमारा जो आधुनिक हिंदी साहित्य है, मतलब खड़ी बोली का साहित्य, वो असल में बहुत नया है, मुश्किल से कोई 100 या 150 साल पुराना। साहित्यिक इतिहास के हिसाब से देखें तो ये बहुत लंबा समय नहीं है। तो इसका नतीजा क्या हुआ? वर्मा के मुताबिक अगर हम बंगाली या मलयालम समाज को देखें तो वहां लेखक और आम लोगों के बीच एक मजबूत सांस्कृतिक कनेक्शन है। वो एक ही भाषा की परंपरा में जीते, सोचते और महसूस करते हैं। लेकिन हिंदी पट्टी में एक अजीब सी खाई बन गई है। लिखने पढ़ने की भाषा तो हो गई स्टैंडर्ड खड़ी बोली, पर लोगों की जो सांस्कृतिक जड़ें हैं, जो उनकी आत्मा की भाषा है, वो आज भी अवधी, ब्रज, भोजपुरी जैसी बोलियों में है। और इसी फासले की वजह से वर्मा कहते हैं हिंदी का पाठक अपने ही साहित्य से कटा-कटा सा महसूस करता है। अच्छा, अब चलते हैं वर्मा जी के एक और बहुत बड़े आइडिया की तरफ, भारत और यूरोप का रिश्ता। आमतौर पर इस रिश्ते को टकराव या संघर्ष की तरह देखा जाता है ना? लेकिन निर्मल वर्मा का नजरिया बिल्कुल अलग था। वो इसे एक जरूरी डायलॉग, एक संवाद के तौर पर देखते थे। और इस संवाद को समझाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प मेटाफर का इस्तेमाल किया, सभ्यता का पियानो। तो ये पियानो का मेटाफर है क्या? सोचिए कि हर सभ्यता एक पियानो की तरह है। वो अपनी कुछ खास कीज यानी कुछ सुरों को तो बहुत जोर जोर से बजाती है, ये उसके प्रमुख विचार होते हैं। लेकिन उसी पियानो पर बहुत सारी कीज ऐसी भी होती हैं जिन्हें वो कभी छूती ही नहीं, जो सुस्त पड़ी रहती हैं। फिर जब कोई दूसरी संस्कृति जैसे यूरोप, भारत के संपर्क में आती है तो वो आकर अनजाने में हमारी उन सुस्त पड़ी कीज को छू देती है और अचानक नए सुर बजने लगते हैं। हमारे अंदर नई भावनाएं, नई संभावनाएं जाग उठती हैं। वर्मा के लिए यही संवाद हमें और ज्यादा मुकम्मल और ज्यादा संपूर्ण बनाता है। और अब हम आते हैं निर्मल वर्मा के काम के उस हिस्से पे जो शायद उनका सबसे आखिरी और सबसे ज्यादा विवादास्पद दौर माना जाता है। ये वो दौर था जब इन्होंने भारतीय संस्कृति की बहुत गहरी, बहुत भीतरी जड़ों को टटोलना शुरू किया। अपने आखिरी दौर के निबंधों में वर्मा जी ने गणेश, हनुमान, शिव जैसे मिथिकीय चरित्रों और हमारी पुरानी कथाओं के बारे में लिखना शुरू किया। उनका मानना था कि ये सिर्फ देवी देवता या कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये वो प्रतीक हैं जो सदियों से हमारे कलेक्टिव सबकॉन्शियस, हमारी अंतर चेतना में बसे हुए हैं, और इस असर को हम चाहे भी तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बस यहीं से विवाद शुरू हो गया।
उनके कुछ आलोचकों ने उन पर यह आरोप लगाया कि इन धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों पर इतना जोर देकर निर्मल वर्मा एक तरह से हिंदुत्व की विचारधारा की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस पूरी बहस के जवाब में निर्मल वर्मा ने एक बहुत ही तीखा और जरूरी सवाल हमारे सामने रख दिया। उन्होंने पूछा कि क्या सिर्फ हिंदुत्व का एक लेबल लगाकर हम अपनी हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत को, अपनी पूरी निधि को खारिज कर सकते हैं? क्या उस खजाने को हम सिर्फ इसलिए फेंक दें जिससे हमारी पूरी जीवन दृष्टि बनी है? ये एक ऐसा सवाल है जो निर्मल वर्मा हमसे पूछकर चले गए और जिसका जवाब शायद आज भी हम सब ढूंढ रहे हैं।